नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चर्चित शिक्षाविद से। नाम है इनका प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह। प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह की 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही साथ सिटीजन चार्टर भी प्रकाशित यूनिसेफ ने किया है, जिनके खुद प्रोफेसर साहब संयोजन भी किए थे। बहुत सारे शिक्षाविद भी इसमें शामिल थे, लेकिन संयोजन इन्होंने ही किया। साथ ही साथ भारत सरकार ने केंद्रीय पुस्तकालयों में सामाजिक सुरक्षा के मामले में जो इनकी पुस्तक वर्ल्ड फेमस है, उसमें रखी गई है और पाठक उसका लाभ उठा रहे हैं। आज हम जिस मामले पे बात करने जा रहे हैं वो मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो प्रोफेसर प्रमोद जी, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं बिहार में लाइब्रेरी की स्थिति के बारे में। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बिहार में लाइब्रेरी की कुछ पृष्ठभूमि प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह के सामने भी रख रहा हूँ। 49 लाइब्रेरी जो हैं बिहार में कार्यरत है। स्थिति देखिए बिहार की, 19 डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तरीय लाइब्रेरी नहीं है। 3 प्रमुख प्रमंडल पटना, पूर्णिया, मुंगेर, यहाँ पर भी प्रमंडल स्तरीय लाइब्रेरी नहीं है। प्रमोद जी ने लाइब्रेरी की स्थिति सुधारने के लिए जनहित याचिका दायर की थी, उसमें खूब सफलता मिली और अभी बड़े ही गौरव के साथ प्रमोद जी आपको बताएंगे कि बिहार में 10,151 लाइब्रेरी बनने का जो सपना था उसे बिहार सरकार ने मंजूर कर लिया है। और इसके पीछे की पूरी कहानी प्रमोद जी खुद ही बताएंगे। प्रमोद जी, कब आपने दायर की थी ये जनहित याचिका कि बिहार में इतनी लाइब्रेरी होनी चाहिए? 2022 में हमने ये PIL दायर किया, जनहित याचिका दायर की और दिसंबर में इसमें ये आदेश पारित हुआ कि बिहार सरकार के रेस्पोंडेंट नंबर 6 जो प्रतिवादी नंबर 6 हैं, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, वो इसकी सुनवाई करेंगे और आवेदक प्रमोद कुमार सिंह बिहार आदिवासी अधिकार फोरम की ओर से आवेदन समर्पित करेंगे जजमेंट के 1 माह के भीतर और प्रधान सचिव इसकी सुनवाई निर्धारित करके 3 माह के भीतर इस पर फैसला जारी करेंगे, रीजनिंग ऑर्डर पास करेंगे सुनवाई के बाद। और उन्होंने प्रधान सचिव की भूमिका में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी हैं और उन्होंने बहुत सक्रियता दिखाई। 6 मार्च 2023 को मेरे आवेदन पर उन्होंने सुनवाई की और फैसला, सकारात्मक फैसला आया। उससे यह बिहार सरकार का एक लॉन्ग टर्म, जिसको टारगेट कहते हैं, थोड़ी लंबी अवधि के लक्ष्य निर्धारित सरकार ने कर लिया है और 10,191 लगभग लाइब्रेरी बिहार में संचालित होंगे। उसके लिए स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है कि बिहार में सभी पंचायत भवनों में, यानी 8,471 पंचायत जो हैं बिहार के, उन सभी पंचायतों में जहां भी पंचायत भवन का निर्माण हो गया है वहां तुरंत लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। और हमने जो जनहित याचिका दायर की थी उसका मुख्य लक्ष्य ये था कि आदिवासी बहुल्य 721 गांव बिहार में हैं, जहां 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है। तो
हम लोगों ने बिहार आदिवासी अधिकार फोरम से ये जनहित याचिका दायर की और हमारी मांग थी, प्रमुख मांग थी कि आदिवासियों के बीच में अगर लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, पुस्तकालय की स्थापना की जाए, तो एक ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का भंडार लाइब्रेरी होता है, जहाँ सूचना का भी भंडार होता है, वहाँ अखबार आएंगे, वहाँ पत्रिका आएगी, तो उसका लाभ गरीब आदिवासियों को मिलेगा। तो जो एक लक्ष्य हम लोगों ने किया, उसका रास्ता निकाला कि कैसे गांव चिन्हित किए जाए। बिहार में अभी जो है वो लाइब्रेरी खोलने के लिए कोई मानक तय नहीं है। जैसे बिहार में जो स्थिति है कि मात्र 49 लाइब्रेरी फंक्शनल है, कार्यरत है, उसमें आप देखेंगे 6 प्रमंडलीय पुस्तकालय हैं, 19 जिला स्तरीय पुस्तकालय हैं, शेष 19 में जिला स्तरीय पुस्तकालय नहीं है। अनुमंडल में 121 बिहार में 101 बिहार में अनुमंडल हैं। उन 101 अनुमंडलों में मात्र 10 अनुमंडल ऐसे हैं जहां अनुमंडल स्तरीय लाइब्रेरी है। इनमें भी कई ऐसे अनुमंडल हैं जो अब जिला में बदल चुके हैं, और जैसे बक्सर ही है, बक्सर में अनुमंडल लाइब्रेरी है लेकिन वहां जिला स्तरीय लाइब्रेरी नहीं है। अब सरकार इसको रचनात्मक दृष्टि से अगर कार्रवाई करे और जहां अनुमंडल लाइब्रेरी है और जिला लाइब्रेरी नहीं है, तो अनुमंडल जो पुस्तकालय है उसको अपग्रेड करके और बिहार सरकार ये उसको जिला स्तरीय लाइब्रेरी बना दे तो उसका भला हो जाएगा। जिन जिलों में मुंगेर जैसे है, मुंगेर में जिला स्तरीय लाइब्रेरी है लेकिन अब वो प्रमंडल हो चुका है, इसलिए जिला स्तरीय पुस्तकालय को ही अपग्रेड करके प्रमंडल स्तरीय पुस्तकालय में बदल दे और सुविधाएं वहां प्रमंडलीय स्तरीय पुस्तकालय का बना दे, उस तरह से वहां कर्मियों का पदस्थापन हो। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा बिहार में पुस्तकालयों का विकास नहीं होगा। और जो ज्ञान का केंद्र है, जो सूचना का केंद्र है, हम पुस्तकालय को माइंड ऑफ नॉलेज के रूप में, एक संस्थान के रूप में देखते हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं सभी में एक पुस्तकालय का होना अनिवार्य रहता है, और अगर एक विषय के लिए 500 पुस्तकें ना हो तो डिग्री कॉलेजों का संबंध ही रोक दिया जाएगा। तो ये जहां पर मानक है उस प्रकार से ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना का मानक भी बिहार में निर्धारित होना आवश्यक रहा है। हम लोगों ने इन सारी चीजों को मुद्दा उठाया, मोबाइल लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया और कॉर्पस फंड का मुद्दा उठाया कि जिलों में के लिए जो कॉर्पस फंड भेजे गए थे बिहार सरकार द्वारा, उसमें 4,51,35,652 रुपए जिलों में 37 जिलों में वितरित किए गए थे कॉर्पस फंड के रूप में। वो फिक्स डिपॉजिट में रखे गए लेकिन उसका उपयोग कई दशक से नहीं हो रहा। प्रमोद जी, जो भारत सरकार कुछ तो अनुदान देती होगी, उसकी क्या स्थिति है? उसी में तो आपका कॉर्पस फंड भी आएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। आप अगर ये देखेंगे तो बड़े निराशाजनक परिणाम रहे हैं, और प्रत्येक साल बिहार सरकार 1 करोड़ रुपए की पुस्तक क्रय करती थी पुस्तकालयों के लिए। उसमें पुस्तकालयों में वितरण होता था, उसके लिए बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए का की पुस्तकों को खरीद करती थी, और इन पुस्तकों की खरीद पर जो खर्च होता था 1 करोड़ रुपया, उसमें 60 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार देती थी और 40 लाख रुपए बिहार सरकार देती थी। बिहार सरकार ने इसको बढ़ाना चाहिए था, ये 10 करोड़ जा सकता था, 50 करोड़ जा सकता था। भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। भारत सरकार 60% मैचिंग ग्रांट देने के लिए तैयार थी, तैयार रही है, तैयार रहेगी।
लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग नोडल विभाग है लाइब्रेरी के लिए, कि लाइब्रेरी का संचालन ठीक तरीके से हो, इसके लिए नोडल विभाग शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 2008 में एक अधिनियम भी बनाया है, लेकिन उस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके कार्यान्वयन के दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। एक छोटी सी पहल ये हुई, एक निदेशालय की स्थापना की गई, उस निदेशालय पर 1.25 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च हो रहे थे। और लेकिन मेरा कहना था कि भाई निदेशालय की स्थापना पर और निदेशालय में जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके लिए 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिहार भर के पुस्तकालयों के लिए मात्र 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान है, वो भी समय पर अनुदान नहीं मिलता, जिसके कारण अस्तित्व के लिए पुस्तकालय बिहार में संघर्ष कर रहा था। हम लोगों ने बिहार आदिवासी अधिकार फोरम के बैनर से इस मामले को जनहित याचिका में जब उठाया और जब सुनवाई हुई तो अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह बहुत ही रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति दिखे और उन्होंने इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाई, ध्यान से सुना। मैंने उनसे जो सुनवाई के क्रम में मैंने कहा कि बिहार सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया है, निर्धारित किया है, उसके थीम पेपर जारी हुए, उस पर कार्रवाई हो रही है और जो बिहार सरकार ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य का जो पैमाना रखा है उसमें एक रखा है लीव नो वन बिहाइंड, कोई पीछे नहीं रहेगा, सबका साथ सबका विकास की प्रक्रिया चलेगी। ये भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं, बिहार के भी मंत्री बोल रहे हैं, बिहार के प्रधान भी, सूबे के प्रधान भी बोल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनको यदि कोई जानकारी दे दी जाए कि बिहार का विकास इस तकनीकी प्रक्रिया से संभव है तो उसको वो गंभीरता से लेते भी हैं। लेकिन मुझे लगा आज तक पुस्तकालय के विकास के संदर्भ में उन्हें ठीक तरीके से उनके समक्ष बातों को नहीं रखी गई, तथ्यों को नहीं रखा गया, जिसके कारण बिहार के पुस्तकालय उपेक्षित रहे। और अगर हम देखें दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार के पुस्तकालयों का एक नजर दौड़ाएंगे तो देश में 46,746 पुस्तकालय कार्यरत हैं। उन पुस्तकालयों में बिहार में मात्र अभी जो है वो 51 उसमें चार्ट में शो कर रहा है, कला वो जो संस्कृति मंत्रालय है उसके जो चार्ट हैं उसमें पहले 192 पुस्तकालय वो दिख रहा था कि बिहार में 192 पुस्तकालय हैं, स्थापित हैं। लेकिन वास्तविक जब मैंने उसमें रिव्यू किया और समीक्षा की और जब उसको सती स्थिति न देख करके और गहराई में जब उन पुस्तकालयों की स्थिति का मुआयना किया तो ये पता चला कि सिर्फ 49 पुस्तकालय ही कार्यरत हैं और उन्हें समय पर अनुदान भी नहीं मिल रहा है। उनके जो कर्मचारी हैं इन पुस्तकालयों में, उन कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिए कोई नियमावली तक बिहार सरकार ने नहीं बनाया। इन मुद्दों को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने जो 12 सूत्री मांग हमने रखा अपने आवेदन में, उनको सुनवाई के लिए के क्रम में जो दिया, उसके 11 सूत्री मांगों पर पूर्णतः कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किया है। और एक जो है 12वां जिसमें प्राधिकार के गठन पर उन्होंने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन जो राज्य स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय समितियां, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए जो समिति है लाइब्रेरी के लिए, वो उस सबके पुनर्गठन के लिए आदेश जारी कर दिया है। इन समितियों में यह ध्यान रखना होगा कि अभी तक जितनी पुस्तकालय विकास के लिए जितनी समितियां राज्य में पहले से रही हैं, गठित रही हैं, आज तो नहीं है, जो है वो भी बहुत सक्रिय नहीं दिख रही है, लेकिन
इन समितियों को सक्रिय बनाने के लिए एक ये आवश्यक है कि इन समितियों में गैर सरकारी लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो बुद्धिजीवी है, समाज सेवी हैं, जिनको लाइब्रेरी में रुचि है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिला लाइब्रेरी के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनसे जिला में लाइब्रेरी में आने जाने वाले लोगों में जो ज्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने अभी तक जिला पुस्तकालयों में या प्रमंडलीय पुस्तकालयों में जिन्होंने अभी तक कुछ सहयोग किया है, वो चाहे वो अपने शारीरिक सहयोग से किया हो, आर्थिक सहयोग से किया हो या जो पुस्तक का लाभ दे करके किया हो, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों को चिन्हित किया जाए और राज्य स्तरीय समितियों में, जिला स्तरीय समितियों में, सभी में इनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनको शामिल किया जाए, तो पुस्तकालयों के विकास के मामले में बिहार में मार्ग प्रशस्त होगा। फिलहाल जो स्थिति है कि देश में 46,746 जो मैंने कहा कि अभी पुस्तकालय संचालित हैं, उनमें सबसे अधिक भागीदारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में 12,191 लाइब्रेरी कार्यरत है। छोटा सा राज्य केरल है, उस केरल में राज्य में 8,415 पुस्तकालय हैं। आप कर्नाटक को देखें 6,798 पुस्तकालय हैं। आप पश्चिम बंगाल को ले लें 5,251 लाइब्रेरी है। हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। बिहार का मुख्यमंत्री इतने सकारात्मक दिशा में पहल करने वाले व्यक्ति हैं और वो संरचना के विकास में भी वो मदद करते हैं, उनको सुझावों पर अमल करते हैं। तो लेकिन आप अगर देखें कि पश्चिम बंगाल में 5,251 पुस्तकालयों में 2,460 पुस्तकालय ऐसे हैं जो पूर्णतः सरकारी पुस्तकालय हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। तो लगभग 50% पुस्तकालय वहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। ये बिहार वासियों को आश्चर्य होगा, बिहार के बुद्धिजीवियों को आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल बगल के समीपस्थ राज्य है, वहाँ पुस्तकालय के विकास पर इतना ध्यान दिया गया है कि पुस्तकालय मंत्री भी एक कैबिनेट में शामिल होते हैं, एक मंत्री बनाया जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम कम से कम कुछ बगल के राज्य से भी सीख सकते हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में 4,622 लाइब्रेरी है, कर्नाटक में 6,798 लाइब्रेरीज है, गुजरात में 3,631 लाइब्रेरी, आंध्र प्रदेश में 978 लाइब्रेरी। हम कहाँ खड़े हैं? बिहार में सिर्फ एक कॉमन लाइब्रेरी वो चार्ट में दिखता है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में, जो फंक्शनल है। 192 लाइब्रेरी है, लेकिन बाकी सुसुप्तावस्था में है। अब ये है कि आखिर बिहार का परफॉर्मेंस ऐसा खराब दिखता क्यों है? दोषी कौन है इसके लिए? जी, ये बिहार। और इसमें एक और ऐड करना चाहेंगे प्रमोद जी। जी, मोबाइल लाइब्रेरी भी सुना जाता है कि बिहार में पहले थी और अभी स्थिति 0 पर आ गई है, उस पर भी एक अपना सुझाव दीजिए, क्या है? आपने सही सवाल उठाया है कि बिहार में पहले 17 मोबाइल लाइब्रेरी थे, उनके अपने वाहन थे, उस वाहन में पुस्तकालयों की श्रृंखला होती थी और वो जगह जगह वो गाड़ी को लेकर के, वाहन को लेकर के, और चालक एक स्टाफ उसमें जो है उसका पुस्तकालय अध्यक्ष रहता था, वो घूमता था और उस लाइब्रेरी का भी योगदान था। 24 वर्षों तक बिहार में ये लाइब्रेरी कार्यरत रहे। बाद में सरकार ने उस पर से ध्यान ही हटा दिया, इन सभी लाइब्रेरी को, मोबाइल लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया, इनके वाहन को नीलाम कर दिया गया और आज स्थिति है। लेकिन बिहार के साथ कर्नाटक में चलंत मोबाइल लाइब्रेरी, चलंत लाइब्रेरी भी सक्रिय हुआ, चला था, संचालित हुआ था। बगल में वहाँ तमिलनाडु में मोबाइल लाइब्रेरी सक्रिय हुआ था। आज भी कर्नाटक में 13 मोबाइल लाइब्रेरी कार्यरत हैं।
बगल में वहीं तमिलनाडु है, वहाँ पर 14 मोबाइल लाइब्रेरीज कार्यरत है। अभी बिहार सरकार ने ये जो आदेश जारी किया है उसमें मोबाइल लाइब्रेरीज के लिए भी पुनः संचालित करने के लिए निर्देश जारी किया है। और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जो आदेश जारी किया है इस 6 अप्रैल को, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मोबाइल लाइब्रेरी के संचालन के लिए, पुनः संचालन के लिए राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय प्रतिष्ठान है उसके साथ निदेशक पुस्तकालय बिहार समन्वय स्थापित करें और मोबाइल लाइब्रेरीज को फिर से संचालित करने की दिशा में अपना योगदान दें। इतनी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये है कि सोच का अभाव रहा है। और एक छोटे से उदाहरण है, हम कैसे अपने बिहार को अच्छा प्रदर्शित कर सकें, कैसे दूसरे राज्यों के सामने अपने चीजों को आगे दिखाएं, उसके लिए भी एक लिप्सा होनी चाहिए, एक तन्मयता होनी चाहिए, एक तत्परता होनी चाहिए। और अधिकारियों में भी, जिस नोडल विभाग के अधिकारियों में भी संवेदनशीलता आनी चाहिए। अभी मैं अपने हिसाब से अगर देखूं तो बिहार को 2 वर्षों में देश के शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचा सकता हूं। अब एक छोटे से सुझाव से का इम्प्लीमेंट किया जाए, बहुत से निजी लाइब्रेरी भी आज भी कार्यरत हैं। कई ऐसे गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जहां आज भी लाइब्रेरी काम कर रहे हैं। आप पहले अगर का डेटा देखेंगे तो आएगा कि 546 लाइब्रेरी गांव में कार्यरत थे। ऐसे कहीं कहीं मिल जाते हैं आंकड़े। लिस्ट भी मेरे पास पूरे बिहार के लिस्ट मेरे पास है। सभी लाइब्रेरी का जो गांव स्तर पर काम कर रहे थे उसकी सूची भी मेरे पास है, लेकिन वो सभी लाइब्रेरी आज बंद पड़े हैं। अब इसके लिए क्या है कि आज पुनः यह आवश्यकता आ गई है कि उसको सुसंचालन के लिए, उसमें रचनात्मकता भरने के लिए, उसमें उन पुराने पुस्तकालयों या जो अभी निजी पुस्तकालय चल रहे हैं उनमें उत्साह भरने के लिए, संचालकों में उत्साह भरने के लिए पहल करनी होगी। आप हर प्रत्येक जिला जो पुस्तकालय है उसको यह अधिकार देना होगा कि अपने जिले के अधीन जितने भी निजी पुस्तकालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार जिला पुस्तकालय को दे दिया जाए। और जितने निजी पुस्तकालय हैं आप शुल्क 1000 रुपये रख दीजिए, लोग आराम से दे देंगे। जो लोग पुस्तकालय पर इतना खर्च कर रहे हैं, खर्च करके खोल रहे हैं, अलमीरा खरीदे हैं, रूम दिए हुए हैं, तो वो 1000 रुपये भी दे सकते हैं। तो अगर उसको आप कहेंगे कि वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्टर्ड हो जाए तो उनको 25-30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन में ही खर्च हो जाएंगे। 15,500 रुपये का उनको चालान जमा करना पड़ेगा। तो वो कठिन जटिल प्रक्रिया में उनको भेजने के बजाय उनसे यह कहा जाए कि लाइब्रेरी का रजिस्ट्रेशन जिला स्तरीय लाइब्रेरी या प्रमंडल स्तरीय लाइब्रेरी ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, उनको अधिकार दे दीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो जितने निजी लाइब्रेरी हैं वो सभी निजी लाइब्रेरी अपने आप आपके यहाँ विभाग में नोडल विभाग के पास रजिस्टर्ड होकर के सूचीबद्ध हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि बिहार का एक खाका तैयार होगा जहां जिला स्तरीय पुस्तकालय नहीं है, जहां प्रमंडलीय स्तरीय पुस्तकालय है, वहां रजिस्ट्रेशन का भार प्रमंडलीय पुस्तकालय को दे दिया जाए। तो ये जिला स्तरीय पुस्तकालय और प्रमंडलीय स्तरीय पुस्तकालय ये मिलकर के रजिस्ट्रेशन का काम कर ले। जिन जिलों में ना प्रमंडल स्तरीय पुस्तकालय है और न ही जिला स्तरीय पुस्तकालय है और वहाँ अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय है, अभी बक्सर का ही मैंने उदाहरण दिया था, तो ऐसे कैमूर में है अभी जिला स्तरीय लाइब्रेरी नहीं है। तो ऐसे कई हैं जहाँ पर कि ये नहीं है। किशनगंज है वहाँ जिला स्तरीय लाइब्रेरी नहीं है। तो हमें ऐसे जिलों को भी तवज्जो देनी होगी। शिवहर है, अरवल है ना, तो मुझे ये जो जहानाबाद है, जहानाबाद में अनुमंडल लाइब्रेरी है, वहाँ विशिष्ट लाइब्रेरी भी है।
तो जब जिस अनुमंडल में विशिष्ट लाइब्रेरी भी है, एक अनुमंडल लाइब्रेरी भी है, तो अनुमंडल लाइब्रेरी को ही अपग्रेड करके जिला लाइब्रेरी बना दिया जाए। कितने हैं विशिष्ट पुस्तकालय जो हैं बिहार राज्य में, कितने हैं? आपने इस पर बिहार रिसर्च किया? में विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में जो 11 पुस्तकालय कार्यरत हैं, फंक्शनल है, और उसकी स्थिति भी ठीक है। तो ऐसे विशिष्ट पुस्तकालय जो अनुमंडल स्तर पर हैं या अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल पुस्तकालय हैं, जिन जिलों में नहीं है पुस्तकालय, तो उनको ही अपग्रेड करके जिला स्तरीय दे दिया। कुछ ही जिले बचेंगे जहां ना अनुमंडल पुस्तकालय है ना जिला पुस्तकालय है, तो वैसे में एक पुस्तकालय की स्थापना तत्काल अनिवार्य है और शीघ्र करने की जरूरत है। राजकीय लाइब्रेरी की स्थिति बिहार में? राजकीय लाइब्रेरी सिर्फ 2 पुस्तकालय है, मात्र 2? मात्र 2। पहला है यहाँ पटना में उर्दू लाइब्रेरी जो राजकीय पुस्तकालय है, और पूर्णिया में एक है वो पुस्तकालय है राजकीय पुस्तकालय। तो इसलिए पूर्णिया में ना तो जिला पुस्तकालय है न ही प्रमंडलीय पुस्तकालय है। जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है वही सबका दायित्व उसके जिम्मे है। प्रमोद जी, बिहार के लिए आपने जो भी ये केस जीता, या बिहार इस सम चीज़ों के लिए मान भी गई है कि चलिए 10,151 लाइब्रेरी का मार्ग प्रशस्त कर दिया इन्होंने, रोजगार का भी सृजन हुआ एक, तो इसको आप एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़कर देखते हैं? नहीं, देखिए ये तो बहुत अच्छा है कि एक तो वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा और एक जो स्वाध्याय का केंद्र बनेगा, है ना, सूचना केंद्र के रूप में भी वो पुस्तकालय काम करेगा। जितने सरकार की स्कीम है, कल्याण की स्कीम है, विकास की योजना है, हर प्रत्येक योजना के जो प्रावधान है उसकी पुस्तिका उस लाइब्रेरी में होगी। और ये अभी जो बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है जनहित याचिका के संदर्भ में और सुनवाई के आधार पर जो अभी आदेश जारी हो गया है, उसमें प्रथम चरण में जो किया गया है कि भाई 8,471 जो हैं पंचायत भवन, तो जिन पंचायतों में पंचायत भवन है वहां खोल दिया जाए पुस्तकालय, स्थापना कर दी जाए। उसके लिए शिक्षा विभाग नोडल विभाग के रूप में है, निदेशक पुस्तकालय को जिम्मेवारी आदेश में दे दी गई है कि वो पंचायत राज जो विभाग है उससे कोऑर्डिनेशन बनाए, समन्वय बनाए और समन्वय बना करके उसे लागू करें। अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले 721 गांव में वो लाइब्रेरी बनेगी, उसमें 2-3 तरह से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। आदेश में अभी ये जारी किया गया है कि जो ट्राइबल सब प्लान जनजातीय उप योजना का पैसा जितनी राशि है वो शिक्षा विभाग के अधीन, शिक्षा विभाग का टोटल बजट के अनुसार आदिवासियों की आबादी के अनुसार से जनजातीय उप योजना का बजट है, उस बजट की राशि को इसमें खर्च किया जाए और खर्च करके लाइब्रेरी की स्थापना कराई जाए। तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन है, महादलित विकास मिशन है। जिन गांवों में आबादी 500 है आदिवासी आबादी, उन सभी गांवों के में उनको महादलित विकास मिशन को सामुदायिक भवन बनाना है। और जिन्हें अनुसूचित जाति का गांव जो है वैसा गांव जिसमें 500 आबादी जो है कम से कम है शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की, उन जातियों उन गांवों की संख्या 999 है। उसकी सूची है, शिक्षा विभाग को दे दूं। तो ये जो है इन गांवों की सूची में, इन गांवों में जितने गांव में अभी तक महादलित विकास मिशन ने ये सामुदायिक भवन बनाया है, उन सामुदायिक भवनों में फिलहाल एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ऐसा निर्देश जारी हो गया है। और बाकी जो है अब इसको अगर मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप थोड़ा सा करें, और उनका हस्तक्षेप जरूरी भी है, तो अगर तो MP लैड है, MLA विकास योजना है, विकास मद की राशि है, तो अपने अपने प्रत्येक MLA के विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2-2 ब्लॉक, 2-3 ब्लॉक है, उन 2-3 प्रखंडों में ऐसे लाइब्रेरी के लिए जहां चिन्हित हो रहे गांव
उन गांवों में सामुदायिक भवन के लिए उस मद की राशि खर्च की जाए। और अब एक जरूरत यह है कि चाहे महादलित विकास मिशन का सामुदायिक भवन हो या पुस्तकालय के लिए सामुदायिक भवन बनाने की जरूरत हो, उसमें पुस्तकालय की संरचना के हिसाब से अब सामुदायिक भवन की संरचना को बदलना होगा, है ना। जहां एक कमरे ऐसे हों जहां पुस्तकें सुरक्षित रहे, और सामुदायिक भवन जो महादलित विकास मिशन बना रहे हैं उसके डिजाइन में थोड़ी तब्दीली करनी होगी, क्योंकि कल भारत सरकार उसमें कंप्यूटर भी देती है। ग्रामीण पुस्तकालयों में भारत सरकार कंप्यूटर भी दे रही है, प्रिंटर भी दे रही है, क्योंकि आप जितने भी आज कंप्यूटर का युग है, बहुत सारी सूचनाएं कंप्यूटर से ही निकल जाएंगी और वो प्रिंट निकालेगा, निकाल करके उसका उपयोग करेगा। उसके लिए 1-2 रुपया शुल्क भी रख दिया जाएगा। तो आजकल बिहार में हर गांव में बिजली है। माननीय मुख्यमंत्री ने ये पहल तो की है ना कि सड़क और बिजली के मामले में बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में आज की तिथि में बेहतर है। तो इन संरचनाओं का पर इतना खर्च बिहार सरकार ने किया है, उसका कुछ उपयोग, और मैं समझता हूं कि अगर ये उपयोग होता है तो बिहार भी आने वाले 2-3 सालों में मैं समझता हूं कि 1 नंबर पर रहेगा। महाराष्ट्र की तरह अग्रणी राज्य पुस्तकालय के मामले में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में निश्चित रूप से शामिल होगा। तो ये जो स्थिति है इसमें लगे रहने की जरूरत है। और अभी अनुदान के मामले में बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें ये लिख दिया है कि अब अनुदान बिल्कुल समय पर ही दे दिया जाए, ससमय जारी कर दिया जाए, ताकि शिक्षक ये जो पुस्तकालय कर्मी हैं इनको राशि मिलने में कठिनाई नहीं हो। दूसरा जो इस बार का फैसला है, जो आदेश आया है, उसमें सेवा शर्त नियमावली बन रही है। अभी तक कोई कैडर नहीं था, लाइब्रेरी काम कर रहे हैं, मान लिया ठीक है 49 लाइब्रेरी काम कर रहे हैं, लेकिन इन 49 लाइब्रेरी में भी कैडर का निर्धारण नहीं है। उसमें 3 तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक तो पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरियन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट किसी विषय में है और वो बिलीव किए हुए हैं, लाइब्रेरी कोर्स किए हुए हैं, प्रशिक्षित है। दूसरा है कि वो ग्रेजुएट है और लाइब्रेरी से कोर्स से प्रशिक्षित है। और कुछ ऐसे भी जिले हैं, कुछ ऐसे भी अनुमंडल में लाइब्रेरी है जहां ना तो वो लाइब्रेरी कोर्स से प्रशिक्षित ही नहीं। तो ऐसे लोगों को सिर्फ ग्रामीण पुस्तकालयों में ही उसके लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, जहां अभी लाइब्रेरी प्रशिक्षित नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय, जिला स्तरीय पुस्तकालय और प्रमंडल स्तरीय पुस्तकालय या राज्य स्तरीय जो पुस्तकालय, राज्य सरकार के जो 2 पुस्तकालय हैं, इनमें जो है वो कैडर का विभाजन होना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से उनको पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। आप डिग्री कॉलेज में अगर देखें, डिग्री कॉलेज के लाइब्रेरी में लेक्चरर के बराबर सुविधा है लाइब्रेरियन को, लेकिन आप राज्य सरकार की लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो 24,000 रुपये मात्र मिल रहे हैं। जो ये संविदा पर जो आज काम कर रहे हैं डेटा ऑपरेटर, उनको संविदा वाला काम करने वाले को 33-34 हजार रुपये मिल रहे हैं। और लाइब्रेरियन जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है, जो ये लाइब्रेरी का कोर्स से प्रशिक्षित है, उनको राशि जो मिल रही है वो 24,000 मिल रही है। तो ये तो दूसरे राज्यों की तुलना में वेतन के मामले में बिहार सरकार ने बिहार के लाइब्रेरीज में जो कार्यरत करनी है उनको अपेक्षित जो है पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है तुलनात्मक दृष्टि से। इसलिए बिहार सरकार ने अभी अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी ने जो आदेश जारी किया है बहुत ही सकारात्मक है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि अति शीघ्र जो है शीघ्र ये इनके लिए कर्मियों के लिए सेवा शर्तें नियमावली जारी की जाएगी। और डिस्कशन में ये आधार बन गया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं
और जो लाइब्रेरी कोर्स से प्रशिक्षित है उनको राज्य स्तरीय पुस्तकालयों में पदस्थापन किया जाएगा। और जो है इनको जो भी जिला स्तरीय पुस्तकालय है, प्रमंडल स्तरीय पुस्तकालय है, उन पुस्तकालयों को भी सरकारी पुस्तकालय में तब्दील करने की जरूरत है। आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे, बिहार सरकार जब तक कुछ महत्वपूर्ण स्टेप नहीं लेगी, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि ये कायाकल्प होगा। और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में जिस तरीके आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव बिहार में पुस्तकालय के मामले में होगा, और इन पुस्तकालयों के माध्यम से जो नए पुस्तकालय स्थापित हो रहे हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का जो गति है वो भी बढ़ेगी। एक और जो मुख्य स्थिति है उस पर भी गौर करना जरूरी है, क्योंकि देखिए अन्य राज्यों में जो मैंने लाइब्रेरी के मामले में देखा है, वहाँ क्या होता है कि लाइब्रेरियन ही वो सचिव होते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब तक आप लाइब्रेरियन को अधिकार नहीं देंगे, आप जब तक वो उस पर थोपे रहेंगे दूसरों को, केवल वो छोटे छोटे खर्चे के लिए, एक बल्ब खरीदना है तो वो अभी डीओ होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो जिलों में वो सचिव बना दिए गए हैं जिला स्तरीय लाइब्रेरी में। नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? जब लाइब्रेरियन आपके यहाँ है, वो पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर है, वो प्रशिक्षित है। आप दूसरे राज्यों में लाइब्रेरियन ही सचिव होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष सह सचिव वो जिले के लाइब्रेरियन ही होते हैं, मंडल पुस्तकालय के लाइब्रेरियन होते हैं, प्रमंडल पुस्तकालय के लाइब्रेरियन होते हैं। तो जब वो खुद होंगे तो उनकी जवाबदेही होगी। छोटे छोटे जो नीड है, कलम खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो उसके लिए भी वो दौड़ दौड़ करके चेक पर दस्तखत कराने के लिए 100-200 रुपए के लिए खर्च के लिए भी वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कतार में खड़े रहे, ये आवश्यक तो नहीं है। और ये पहले बिहार सरकार ने बीच में 2013 में ये नियम लागू भी किया था। माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष ही पुस्तकालय के सचिव भी होते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष सह सचिव के भूमिका में आदेश जारी हुआ था कि ये कार्य करेंगे। कार्य उन्होंने किया भी, लेकिन फिर अधिकारियों में जो एक ठसक है, वो अधिकारियों ने फिर से उसको बदल दिया। अगर उनको किसी अधिकारी को कहा जाए कि थोड़ा नियमावली में बदलाव कीजिए ताकि अच्छा हो जाए, तो और पहले वो पुनर्मुस्को भवन की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिए बिहार के सभी पुस्तकालयों के, जिसलिए पुस्तकालयों की दशा दिशा बदल गई और खराब हुई। तो ये पुनः मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सेवा शर्तें नियमावली बने। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी जो लाइब्रेरियन हैं, जो अहर्ता रखते हैं, उनके लिए राज्य पुस्तकालयों में स्थान दिया जाए। जहाँ ये रिक्ति अगर है तो जिला पुस्तकालयों को जब सरकारी पुस्तकालय बनाते हैं तो उनमें ऐसे योग्य जो लाइब्रेरियन रखे जाएं, जो ग्रेजुएट हो, प्रशिक्षित हो, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रशिक्षित हो। और ये जो भी जिला स्तरीय और अनुमंडल स्तरीय और प्रमंडल स्तरीय और राज्य पुस्तकालय जो हैं, उनमें कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति को न रखी जाए। और बिहार में बहुत लाइब्रेरी कोर्स का प्रशिक्षित युवाओं की कमी नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एज बढ़ा करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 साल तक लीजिए, 50 साल तक के लोगों को लीजिए ना, वो कोई बात नहीं है। तो वो ठीक है 10 ही साल काम करेगा, बट 10 साल अपनी ऊर्जा देगा। वो लाइब्रेरी का कोर्स किया हुआ है, कहीं प्राइवेट संस्थानों में लाइब्रेरी की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लाइब्रेरी का उसको अनुभव है। ऐसे लोगों को भी तो लाइए। बहुत सारे बिहार में ऐसे संस्थान हैं, दूसरे राज्यों में भी संस्थान हैं, जहां बिहार का व्यक्ति, बिहार का युवा, बिहार का व्यक्ति जा करके वहां काम कर रहा है। आज 40 साल 45 साल उम्र हो गया, 50 साल उम्र हो गया, लेकिन लाइब्रेरी का वो मास्टरमाइंड है।
तो ऐसे लोगों को आप तवज्जो दीजिए और दे करके उनको लाइब्रेरी में बहाल कीजिए, उनके अनुभवों का फायदा लीजिए और हम लाइब्रेरी की प्रगति के लिए उनका उपयोग कीजिए। ये जरूर है। आज भी आप देखेंगे गोवा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है ना, इन राज्यों में आप देखेंगे कि इन राज्यों में जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं वही आज भी सचिव है। तो जब हमारा बगल में पश्चिम बंगाल में वही स्थिति है, अन्य कई राज्यों में ये स्थिति है, तो हम क्यों नहीं उनसे सीख लें कि वहाँ लाइब्रेरी कैसे बढ़ा है। आज 251 लाइब्रेरी पहुंच गया है पश्चिम बंगाल में, 2460 लाइब्रेरी वहाँ सरकारी लाइब्रेरी। तो अगर हम लोग ठीक तरीके से रिव्यू करें और पहले चरण के रिव्यू में जो बिहार सरकार ने आदेश दिया है वो दूरगामी परिणाम देगा और बिहार में पुस्तकालयों के विकास में माइलस्टोन के रूप में स्थापित करेगा। और मैं समझता हूं कि बिहार में पुस्तकालय के क्षेत्र में आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव होगा और बिहार का गौरव पुस्तकालय के विकास में अन्य राज्यों की तुलना में दिखेगा और हम कहीं भी शान से अपने राज्य को दिखा सकते हैं। बिहार की छवि धूमिल नहीं रहेगी, लाइब्रेरी के क्षेत्र में बिहार की छवि निखरेगी और निश्चित रूप से लाइब्रेरी के क्षेत्र में बिहार का विकास दिखेगा। विकास के संदर्भ में जब हमने आदिवासी बहुल गांवों में पुस्तकालय खोलने के लिए जब जनहित याचिका दायर की तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। बिहार सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में संवेदनशीलता दिखाई। जैसे थरवट विकास प्राधिकरण है तो उसमें वो डिसीजन आया कि थरवट विकास प्राधिकार के क्षेत्र में कुछ आदिवासी बहुल गांवों में पुस्तकालय की स्थापना की जाए। तो ये निर्णय थरवट विकास प्राधिकार ने लिया। उसी प्रकार से बिहार सरकार के इनिशिएटिव पर जीविका ने भी अपने स्तर से निर्णय लिया और कहा कि जीविका बिहार में 100 गांवों में पुस्तकालय की स्थापना करेगी और उसमें जो लाइब्रेरियन होंगे वो जीविका दीदी होगी और जीविका दीदी को 6000 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाइब्रेरी संचालन के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा और उन्हें यात्रा के लिए मद में 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव तुरंत सरकार में दिखा और ये लगा कि बिहार सरकार अनेक स्तर पर अब सक्रिय हो गई है और पुस्तकालय विकास की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और आज नतीजा है कि बिहार सरकार के जो आदेश आए हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं। ये थे प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह। दर्शकों, आपने कैसे देखा कि एक शिक्षाविद के लिए एक सच्चे प्रयास से, एक पूरे लगन के साथ प्रयास से आज बिहार में 10,151 लाइब्रेरी खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका सीधा मतलब है कि कैसे एक शिक्षाविद ने रोजगार का सृजन भी कर दिया। अगर 10,191 लाइब्रेरी हैं तो जाहिर सी बात है 20 से 25,000 तक इसमें लोगों की नौकरियों की ज़रूरत भी पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। भाई इसमें हेड हो गया, फिर एक असिस्ट करेगा, कुछ अकाउंटेंट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, एक अच्छी नीयत से किया गया कार्य जो कि समाज के हित में है, खास करके युवाओं के हित में है, स्टूडेंट्स के हित में है, और वो भी सरकारी पुस्तकालय। तो सीधी सी बात हो गई कि एक साथ में युवाओं को दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो उनको लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी, दूसरे रोजगार के अवसर भी पैदा हो गए। तो ऐसे ही प्रयास करने की ज़रूरत है। बहुत विषयों पर प्रमोद जी रिसर्च भी करते हैं। अधिकांशतः मामलों में शिक्षाविद तो हैं ही, जनजातीय मामले के भी बहुत विशेषज्ञ हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में जनजातीय मामले के बारे में प्रमोद जी से बात करेंगे। प्रमोद जी, लाइब्रेरी के बारे में इतना गहन अध्ययन करके जो हमारे दर्शकों को आपने बताया और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।